चलो ठीक है, अब अपन पढ़ना चालू करते हैं। देखो, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड सबको पता होगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, है ना। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे, सभी को मेरा कर्सर दिख रहा है जो मैं घुमा रहा हूँ गोल गोल? कर्सर दिख रहा है ना मेरा? एक बार कोई भी यस हाँ सर, बोल। दिख रहा है। ठीक है, तो देखो, सिग्मा बॉन्ड जो है वो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का पहला बॉन्ड होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो CH4 मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसी तरह से इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो ये होता है किसी भी दो एटम के बीच का जो पहला बॉन्ड होता है इसको सिग्मा बोलते हैं। और जब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड किन्हीं भी दो एटम के बीच में, तो फिर एनी अदर बॉन्ड विथ सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के साथ बाकी जो दो, बाकी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सब पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये जो दो कार्बन है, तो पहला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, फिर जो दूसरा बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में इथीन में एक पाई बॉन्ड है, इथाइन में दो पाई बॉन्ड है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। तो ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हमें काउंट करना रहता है। क्या ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो या करके बताऊं एक का, किसी एक का? मतलब ये चीज सबको आती है या मैं करके बता दूं? एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा होगा। सर आता है ये। चलो ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। इनके किसी से नहीं हो, या किसी को लग रहा है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो मुझसे मुझे बता देना, तो मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड हमको वैसे ही देखना है, हमको दो एटम पकड़ना है और उसके बीच का जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा होगा और बाकी बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे। तो जैसे यहाँ बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि दो पाई बॉन्ड है। एक तो इस, ये ये जो सी सी है इसका जो दूसरा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, फिर इसमें भी जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। तो ऐसे टोटल इसमें दो पाई बॉन्ड होंगे और बाकी जितने बॉन्ड्स होंगे वो सब सिग्मा होंगे, राइट। तो ये चीज तो आई गेस सिंपल है, इसमें समस्या नहीं होना चाहिए किसी को। फिर है कैटिनेशन, जो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं, है ना। कि जब एक एटम अपनी तरह के बहुत सारे दूसरे एटम से जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना सके, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, है ना। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज्यादा दिखती है, जैसे एलोट्रोप्स हमने पढ़े हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, है ना। इसमें कार्बन के लंबे लंबे बॉन्ड्स होते हैं, है ना। कार्बन जो है वो बहुत सारे कार्बन से कनेक्टेड रहता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैटिनेशन, ठीक है। फिर है होमोलोगस सीरीज। अपन थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल से तेज चल रहे हैं, है ना। तो अगर आपको कहीं किसी पॉइंट में डाउट हो तो वहां पे रुक के मुझसे पूछ लेना, नहीं तो मैं ये मानते हुए चलूंगा कि आपको सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आते जा रहा है, ठीक है। तो देखो, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है? होमोलोगस सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें, ऐसी सीरीज जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना। सीरीज मतलब उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, और जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स मतलब अगल बगल वाले, उनमें उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होता है। ये डेफिनेशन में 10वीं क्लास में भी पढ़ी है, फिर ये हमने 11वीं 12वीं में भी पढ़ी है ना। तो होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल क्या है? जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब होमोलोगस सीरीज है, राइट। उसके बाद देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो दो तीन तरीके से किए जाते हैं। एक तो आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब पूरा फैला के, है ना। जैसे ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिख रहा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब जिसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखे, आपको एक एक एटम भी दिखेगा, आपको एक एक बॉन्ड भी दिखेगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। फिर कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या होता है? बॉन्ड्स नहीं दिखते हैं आपको। देखो, सिर्फ आपको नंबर ऑफ, मतलब कौन कौन से एटम्स हैं और कितने हैं, ये चीज आपको दिखेगी, आपको बॉन्ड नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसके लिए कंडेंस्ड वर्ड का यूज किया जाता है। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? जैसे वाटर वेपर को जब अपन लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, राइट। तो कंडेंसेशन में वॉल्यूम कम हो जाती है,
है ना। वाटर जब वेपर में है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, जब वो लिक्विड में आ जाएगा तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो कंडेंसेशन में इसलिए इसको कंडेंस्ड फार्मूला बोला गया है कि जब एक्सपांडेड फार्मूला होगा तो मॉलिक्यूल बड़ा दिखेगा, जब आप उसको कंडेंस कर दोगे, बॉन्ड्स हटा दोगे, तो मॉलिक्यूल थोड़ा आपको छोटा दिखने लगेगा। तो ये है कंडेंस्ड फार्मूला। फिर अगला होता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और जो सबसे सिंपल होता है वो होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं। कैसे दिखाए जाते हैं? लाइंस के थ्रू, है ना। तो ये देखो, ये इस तरह से बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है। ठीक है। जहां जहां भी क्रॉसिंग होती है वहां पर एक कार्बन होता है, जैसे ये सेंटर में एक कार्बन होगा, है ना। फिर हर कॉर्नर पे या हर टर्निंग पे एक कार्बन होता है। जैसे ये यहाँ पर, जहां पर टर्निंग यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर टर्निंग हो रही है तो यहाँ पर भी एक कार्बन है, और ये कॉर्नर है तो यहाँ पर भी एक कार्बन है। ठीक है। तो जहां पर भी एटम इंडिकेटेड नहीं है मतलब वो कार्बन एटम है। और कोई नॉन कार्बन नॉन हाइड्रोजन एटम हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो फिर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंडिकेट नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे कार्बन होगा, है ना। जैसे अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं लिखोगे, खाली छोड़ दोगे, तो फिर वो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ पर कार्बन होगा, राइट। तो अगर कोई नॉन कार्बन एटम है तो वो आपको फिर लिख के इंडिकेट करना पड़ता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। सिंपल है, राइट। तो अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ है जिसको आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक्सपांड करना है। ठीक है। तो कंडेंस्ड फार्मूला ये है, इसके आपको बेसिकली बॉन्ड्स भी दिखाने हैं, तो बॉन्ड्स हम दिखा सकते हैं, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल एक बार देख लो, मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि इसमें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है तो बताओ। नहीं है, राइट। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नहीं है, राइट। ठीक है। अब देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस्ड फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। आपको कंडेंस्ड फार्मूला भी लिखना है ना। इसके लिए आपको कंडेंस्ड फार्मूला भी लिखना है और बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखना है। तो देखो, कंडेंस्ड फार्मूला में क्या किया है, ये जो CH2 जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये CH2 3 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया गया है CH2 3, है ना। तो और छोटा हो गया फॉर्मूला और कंडेंस्ड हो गया। ठीक है। फिर बाकी जैसे यहाँ पर ये जो CH3 है, ये रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको CH3 लिख दिया। ठीक है। तो ये कंडेंस्ड हो गया। फिर इसको अपन बॉन्ड लाइन में भी लिख सकते हैं, है ना। ये देखो, ये यहाँ पे राइट साइड में आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिख रहा है, तो बॉन्ड लाइन में कार्बन तो हम दिखाते नहीं है लिख के, हम कौन से एटम दिखाते हैं? नॉन कार्बन एटम्स, जैसे हाइड्रो ऑक्सीजन जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। और ये सेम चीज फिर यहाँ पर है बी में। तो मैं अगेन 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, आप लोग एक बार देख लो इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है क्या। किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट लग रहा हो तो देख के पूछ लो। ठीक है। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं ये जो अभी तक अपन ने देखी, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, है ना। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम आराम से बना लेते हैं, तो ये कोई बड़ा भारी काम है नहीं। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन कितना है। ठीक है। तो अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर रिंग्स होगा। ठीक है। तो जैसे मान लो DU की वैल्यू 3 है ना। मैं एक न्यूमेरिकली थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। जैसे मान लो आपके DU की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये DU की वैल्यू 3 किन किन पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट करता है? अच्छा, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात ये कह देता हूँ, अभी मेरे को सडनली याद आया कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है अटेंड करने से, तो वो चाहे तो नहीं भी अटेंड करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो फिर आप अपनी कन्वीनियंस पे देख लेना, है ना।
अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें आपको, ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है और दोबारा अटेंड करने का जरूरत नहीं है, तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हो, और लग रहा है कि रिवीजन के तौर पे बैठना है तो बैठ भी सकते हो, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी यू की वैल्यू 3, इसके क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज है देखो। डी यू की वैल्यू 3 मतलब उसमें उसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मतलब जो अनसैचुरेशन है वो 3 होगा, 3 यूनिट अनसैचुरेशन होगा, है ना। अब वो 3 यूनिट अनसैचुरेशन कैसे कैसे हो सकता है, या तो उसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, सॉरी 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, या तो मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि 3 अनसैचुरेशन है, 1 2 3। या फिर और क्या हो सकता है मॉलिक्यूल में, एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड हो सकता है ना। तो मॉलिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, राइट। इस केस में भी टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 3, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो इसमें चला गया, क्योंकि इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो 2 डी यू इसमें चले गए और 1 डी यू ये। तो जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। या फिर और क्या पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल में क्या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकते, नहीं तो उस केस में डी यू 4 आ जाएगा, अपन को डी यू 3 रखना है, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते। और पॉसिबिलिटीज देखते हैं, मॉलिक्यूल में एक रिंग हो सकती है ना, मॉलिक्यूल में एक रिंग, और क्या हो सकता है, एक रिंग प्लस 2 डबल बॉन्ड, ये हो सकता है मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक रिंग के केस में भी डी यू क्या आएगा 1, और डबल बॉन्ड के कारण डी यू आएगा 2, तो 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डी यू 2 प्लस 1 डी यू 3। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक रिंग के साथ, या तो ऐसा पॉसिबल है कि एक रिंग के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट, एक रिंग के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में एक रिंग के कारण डी यू 1 आएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड के कारण डी यू 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 3। और क्या पॉसिबिलिटी है, अब अपन रिंग का नंबर बढ़ाते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो उसमें 2 रिंग्स हो, है ना, अगर 2 रिंग हो गई तो 2 डी यू तो इसमें चला गया, तो बचा हुआ एक डी यू किस में जाएगा, एक डबल बॉन्ड में, 1 डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, राइट, सही कह रहा हूँ ना। यस सर। तो ये 2 रिंग के केस में, अब 2 रिंग के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में डी यू 4 हो जाएगा, तो 2 रिंग वाले सारे केसेस हो गए। अब हम 3 रिंग पे आ जाते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 रिंग्स हैं तो उसमें और कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि 3 रिंग के कारण जो 3 डी यू आएगा, तो 3 डी यू है वो पूरा 3 रिंग में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डी यू 3 आता है, इसका मतलब उसमें स्ट्रक्चरली ये 6 पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो उसमें 3 डबल बॉन्ड होगा, या एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, या एक रिंग 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग एक डबल बॉन्ड, या फिर 3 रिंग। इन सारी पॉसिबिलिटीज के केस में मॉलिक्यूल का डी यू 3 आएगा। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल का डी यू निकाल लेते हैं, तो उससे हमें उसके स्ट्रक्चर का एक अंदाजा लगता है, ठीक है, कि उसमें अनसैचुरेशन कितना और किस किस तरह का हो सकता है, राइट। तो ये फायदा होता है डीयू का। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है डीयू का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो ये है सी एच नॉक्स, सी एच नॉक्स, इसका क्या मतलब है कि कार्बन, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन एटम है, और एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम्स हैं, तो जैसे कार्बन के मान लो एक्स एटम्स हैं, हाइड्रोजन के वाई हैं, नाइट्रोजन के जेड हैं, ऑक्सीजन के ओ हैं, और एक्स के मान लिया अपन ने पी है। तो अब देखो डीयू का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है इस तरह से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1, है ना, तो कार्बन एटम्स में तो 1 जोड़ दो, कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस, फिर माइनस में आपका आएगा, एक सेकेंड, माइनस में आपका आएगा बाय 2,
है ना। ये वाला जो फैक्टर है इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन जो है, ध्यान से सुनना कैसे हम इसको याद रखते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। एक नाइट्रोजन का एटम 3 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये 3 बॉन्ड बना सकता है इसका मतलब इसके कारण डी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये 3 बॉन्ड बना सकता है तो ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना ले। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जब भी आएगा तो उसके कारण डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ना चाहिए, है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ना चाहिए मतलब नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, Z, तो माइनस Z, है ना। अब माइनस हमने क्यों लिखा है, माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो Z के कारण जो डी है उसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि Z के सामने नेट साइन क्या है, प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आई, नाइट्रोजन का इफेक्ट। यस सर। Yes, sir. अब आगे ऐसा है कि भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को आपको ऐसे याद रखना है कि ऑक्सीजन का ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूशन है डीयू में वो कितना होता है, जीरो। ऑक्सीजन का डीयू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो या तो आप डायरेक्टली प्लस जीरो लिख दो या उसको भूल जाओ, जैसा सही लगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो ये जो ओ है ये फॉर्मूले में नहीं आएगा। अब कौन कौन से एटम्स बच रहे हैं, कार्बन हो गया एक्स, नाइट्रोजन हो गया जेड, अब बच रहे हैं हाइड्रोजन और हेलोजन। तो देखो इनको कैसे याद रखना है अपन को, ये मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन में का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ये 1 बॉन्ड बनाता है, हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो इसको एक ही बॉन्ड चाहिए, तो ये एक ही बॉन्ड बनाता है। तो जब ये दोनों एक ही बॉन्ड बनाते हैं, इसका इसका मतलब ये जब भी आएंगे तो इसके कारण अनसैचुरेशन नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे ना जब भी बनाएंगे, तो इनके कारण अनसैचुरेशन तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार ये आ रहे हैं डी की वैल्यू कम होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम होगा। इसका मतलब इनके सामने माइनस साइन होना चाहिए, तो एक एक माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर पहले से लगा ही हुआ है। तो जब अपन इनको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो प्लस साइन के साथ रखेंगे ताकि नेट साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाए, माइनस, ठीक है। तो हाइड्रोजन मतलब Y और हेलोजन मतलब P, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, Y प्लस P, है ना, Y प्लस P, ठीक है। ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया डी के कैलकुलेशन का। फॉर्मूला इस तरह से याद रखना बहुत टफ है, अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो जैसे मैंने लॉजिकली बताया है, अगर इस तरह से समझ के याद रखोगे तो फॉर्मूला आपका सही आपको याद रहेगा लंबे टाइम के लिए। क्या लॉजिकली सबको क्लियर हो गया, यस सर। है ना। तो बस इसमें ये वाला थोड़ा सा रट के रखना कि जो कार्बन है, कार्बन प्लस 1, इसको अपन 2 से नहीं डिवाइड करते, और बाकी जो बाकी के एटम्स है इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बस कोई भी आपके सामने मॉलिक्यूल आएगा तो उसमें ये वाले एटम्स होंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाना, डी निकल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे शीट में ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला दिया है, ठीक है, तो इसको, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये जो डब्बे में दिया हुआ है ना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा वही है, 2n+2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, उसी को अपन ने थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। आप तो फॉर्मूले का लॉजिक ध्यान रखना, लॉजिक ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब जैसे आपको लॉजिक पता है तो अब किसी भी मॉलिक्यूल का हम डी निकाल सकते हैं, तो ये जैसे निकाल निकाल के बताए यहाँ पे, है ना। ये जैसे अपने सामने मॉलिक्यूल है तो अपन काउंट कर सकते हैं कि 2 कार्बन एटम, मतलब अपन को एक्स की वैल्यू पता चल गई 2, 4 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है उनकी वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूले में अपन रख देंगे डी आ जाएगा। सही कह रहा हूँ। Yes, sir. इसी तरह से जैसे ये वाला कंपाउंड है तो इसमें आपको पता है कि भाई हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है, ठीक है। तो आप पूरे कार्बन काउंट कर लो, कार्बन जो है, जो हाइड्रोजन है वो दिखाई नहीं जाते, तो जैसे मान लो ये वाला कार्बन है ना, इस वाले कार्बन से आपको 3 बॉन्ड निकलते हुए दिख रहे हैं, तो चौथा बॉन्ड किससे होगा, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन हम इस तरह से काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे आप कार्बन और हाइड्रोजन काउंट कर लो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, इसका भी डी हुआ जाएगा। सही है, ये बात क्लियर हुई सबको।
Yes, sir. अब जैसे ये जो कंपाउंड है जिनका इन्होंने स्ट्रक्चर ही बना दिया, अब इनका डीयू तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के भी निकाल सकते हो। जैसे इसका देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसका डीयू बनाएगा, है ना? अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, फोर्थ वाला, इसमें दो दो रिंग है, तो उसके कारण दो डीयू आ गया। अब यहाँ पे तीन तीन डबल बॉन्ड, तो दो और तीन पांच, और फिर से ये दो डबल बॉन्ड, तो पांच और दो सात, तो इसका डीयू आ जाएगा सात। तो जब आपको, एक्सक्यूज मी, जब आपको पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हो तो आप स्ट्रक्चर देख के डीयू बता सकते हो। कई बार आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं दिया होगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला दिया होगा, तो ऐसे केस में सिर्फ हम फॉर्मूला लगा के ही बता पाएंगे फिर। सही बात है ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, ये जो है ये बेसिक एक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इस इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा है क्लोज चेन, मतलब साइक्लिक, है ना? मतलब जैसे ये बेंजीन जो है ये साइक्लिक कंपाउंड है, और ये जो इथीन है ये एक ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसको फिर और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हो, और अनसैचुरेटेड मतलब सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, उसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन अभी अपन ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टर्म पढ़ा था, है ना? अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग। ठीक है, Yes, sir. तो ये बात हो गई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की। अब यहाँ पे देखो ये जो क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन में देखो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब, होमो मतलब होता है सेम, तो जितने भी एटम्स हैं साइकिल के वो सब सेम है। और हीट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल के जितने भी एटम्स है वो सेम नहीं है। ठीक है, हो सकता है बीच में कोई नाइट्रोजन एटम आ जाए, हो सकता है बीच में कोई ऑक्सीजन एटम आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन हीट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो अब होमोसाइक्लिक में भी दो कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक तो वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग हो। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस Yes, चैप्टर में sir. ये ध्यान रखना कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, ऑल्दो जरूरी नहीं है एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग ही हो, है ना? एरोमेटिक कंपाउंड्स और भी होते हैं जिसमें बेंजीन नहीं भी होती। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इस चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ बेंजीन रिलेटेड ही आएंगे। तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग हो वो एरोमेटिक है, और वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो वो एरोमेटिक नहीं होगा, तो फिर वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। जैसे साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में बेंजीन नहीं है, तो वो फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. फिर एरोमेटिक कंपाउंड में इन्होंने फर्दर दो कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि भाई बेंजीनोइड एरोमेटिक मतलब जिसमें वैसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है वो है बेंजीनोइड एरोमेटिक, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है वो होगा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। ठीक है, फिर जो हीट्रोसाइक्लिक है उसमें भी फिर से ये दो कैटेगरीज तो सेम है ना? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना? तो एलिसाइक्लिक मतलब वही कि भाई जो वैसे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक होंगे। क्लासिफिकेशन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. ठीक है, अब देखो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर फंक्शनल ग्रुप्स, तो देखो इसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आता होगा सबको। एल्केन मतलब सारे बॉन्ड सिंगल, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, है ना? एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एल्कीन्स मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, है ना? और एल्काइंस मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जांपल्स सारे दिए हुए हैं, जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो अब देखो सम नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, तो देखो एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल, है ना? एल्केन जो होता है ना? एल्केन का जब आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो उसका वो वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है ना? कि जैसे ये अपना एल्केन है ना? सिंपल वाला एल्केन अपन ने ले लिया, मीथेन, है ना? तो मीथेन तो अपने आप में एक पूरा कंपाउंड है ना? अभी ये कार्बन किसी दूसरे एटम से नहीं जुड़ सकता क्योंकि कोई ओपन बॉन्ड है ही नहीं, सारे जो बॉन्ड है वो क्लोज हो चुके हैं, वो बॉन्डेड हैं। अगर आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, अगर आपने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो अब क्या होगा? कार्बन के पास जो चार वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं
1 2 3 और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्डेड नहीं है, तो ये तो किसी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, राइट? तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाता है फिर, और ये वाला जो कार्बन है ये फिर किसी ऐसे एटम को ढूंढता है जो इससे जुड़ने का इच्छुक हो। ठीक है, तो ऐसे फिर ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं, ब्रांच, कि ये जो ग्रुप है ये किसी के ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये किसी ग्रुप का ब्रांच बनेगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जब भी हम किसी को ब्रांच बना रहे हैं तो वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, क्या लगता है बताओ? सफिक्स वायल, सही कह रहा हूँ ना? सफिक्स वायल लगता है, मतलब जैसे अगर एल्केन, जैसे ये मिथेन था, है ना, जब आपने हाइड्रोजन हटाया तो ये बन जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो इस तरह से वायल पीछे लगा दिया जाता है। वायल का मतलब ये होता है कि वो ब्रांच है। तो जैसे अब यहाँ पर अगर एल्केन एल्केन से ब्रांच बनाई जा रही है तो वो एल्काइल हो जाएगा, अगर एल्कीन से ब्रांच बनाई जा रही है तो वो एल्कीनाइल हो जाएगा, एल्काइन से ब्रांच बनाई जा रही है तो वो एल्काइनाइल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर ये देखो यहाँ पे आइसो और नियो की बात की गई है ना। आइसो एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है कि आप जहां से बॉन्ड ओपन है ना, ये देखो पहली चीज तो ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब ये ब्रांच होगा, मतलब इस मॉलिक्यूल में, जैसे ये आइसोपेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, पहले आइसोपेंटाइल पे फोकस करना। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो मैं ये आइसोपेंटाइल की बात कर रहा हूँ, तो जब अपन एल्काइल बोल रहे हैं तो एल्काइल मतलब वो ब्रांच तो है ना, मतलब इसमें कोई ना कोई बॉन्ड ओपन होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ओपन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है आइसोपेंटाइल वो यहाँ से किसी दूसरे मेन चेन से जाके जुड़ेगा। अब तो जब ये किसी दूसरी मेन चेन से जाके जुड़ेगा तो हम यहाँ से नंबरिंग करना चालू करेंगे 1, फिर हम बोलेंगे ये सेकेंड कार्बन है, फिर ये थर्ड कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से हम आइसो ग्रुप को कैसे ध्यान रखेंगे? आइसो ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल हो उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं, है ना। जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल हो उसको आइसो बोलते हैं। तो जब जो बॉन्ड ओपन है उससे जुड़े हुए कार्बन को हम पहला कार्बन बोलते हैं, तो उस तरह से ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंड लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन लास्ट हो जाएगा, और ये देखो सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रुप हो गया आइसो। और फिर एल्काइल के लिए अपन नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं टोटल, तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है तो इसलिए आइसो पेंटाइल इसको बोला गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये देखो ये आइसोब्यूटाइल है ना, ये वाला बॉन्ड ओपन है तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो ये एक आइसो ग्रुप हो गया, है ना, ये एक आइसो ग्रुप हो गया, और टोटल 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटाइल। ब्यूटाइल आइसो आइसो समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Yes, sir. तो अब देखो इन्होंने यहाँ पे ये एक्सेप्शन के तौर पे इन्होंने आइसो ऑक्टेन को बताया है ना, कि अब यहाँ पर मतलब इसमें यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब आप ये वाली मेन चेन लोगे बीच वाली, तो फिर इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ये नियो है और ये वाला जो कार्बन है ये आइसो है, तो फिर अपन किसको कंसिडर करें? तो फिर हम आइसो को प्रायोरिटी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब ये रटने वाली बात है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद रखना है ना। अब देखो नियो पे हम आते हैं। अब नियो की डेफिनेशन क्या होगी? आइसो की डेफिनेशन क्या थी? सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल। नियो की डेफिनेशन क्या होगी? सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल। देखो जैसे ये नियो हेक्साइल है तो ये अपनी मेन चेन हो गई, है ना, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे तो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा हुआ? ये सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं। तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हो तो उसको बोलते हैं हम नियो एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल के लिए फिर से आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो, जैसे यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 6, तो इसलिए इसको नियो हेक्साइल बोला गया है। क्या नियो सबको समझ में आ गया? देख लो आराम से। Yes, sir. आ गया. तो Yes, sir. इस तरह ये कॉमन नेम्स है ना, ये क्वेश्चन मतलब
जो नाम है वो कई बार कॉमन नेम्स के फॉर्म में भी आता है, तो इसलिए अपन को ये आइसो और नियो का मतलब क्लियरली पता होना चाहिए। तो ये जो आइसो ऑक्टेन जिसकी अपन बात कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम वही थी कि अगर आप इसको पहला कार्बन मानोगे राइट साइड वाले को, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे नियो आ रहा है क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल। और अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग चालू करोगे, तो ये वाला जो कार्बन है ये सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो इसपे एक ही कार्बन आ रहा है, एक ही मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो फिर ये आइसो है ना। तो दोनों फैक्टर्स क्लैश कर रहे हैं, तो इसलिए फिर इसको आइसो कंसीडर कर लिया जाता है, मतलब आइसो को नियो के ऊपर प्रायोरिटी दे दी जाती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। देखो फंक्शनल ग्रुप को बहुत आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, फंक्शनल ग्रुप मतलब वो ग्रुप जो जब किसी कंपाउंड के ऊपर लगे तो वो उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर दे, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये नॉर्मल अपना ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। तो ब्यूटेन तो एक हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन की क्या क्वालिटी होती है कि वो फ्यूल होते हैं। ठीक है, फ्यूल की तरह हाइड्रोकार्बन का यूज होता है। अब जैसे ही आपने इसमें COH जोड़ दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये मॉलिक्यूल एसिड हो चुका है, तो प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो चुकी है ना। पहले वो हाइड्रोकार्बन था, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अब ये एसिड है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे ही COH ग्रुप ऐड हुआ, तो उसने कंपाउंड की पूरी फंक्शनिंग को चेंज कर दिया। तो ऐसे ग्रुप को जो कंपाउंड की फंक्शनिंग चेंज करते हैं, उसको आसान भाषा में फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के दिखने में कैसे होते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप में आड़े टेढ़े एटम्स होते हैं, मतलब नॉन कार्बन नॉन हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं, जिन्हें हीटेरो एटम्स कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, एल्डिहाइड वगैरह, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी तो ये बेसिक लेवल पे था, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है जितना अभी तक अपने डिस्कशन किया। नो सर। ठीक है, अब अपन आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट में, जहाँ पे हमको कंपाउंड का नाम लिखना होता है, IUPAC नेम, है ना। तो देखो IUPAC नेम को का जो स्ट्रक्चर है कि IUPAC नेम आपको लिखना कैसे है, उसका जो उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, उसको ऐसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि आप सबसे पहले सबसे बीच में लिखते हो वर्ड रूट, है ना। एकदम ध्यान से सुनना, है ना। रूट मतलब वर्ड रूट मतलब जो सबसे मेन चीज होती है, तो उसको आप लिखते हो सबसे बीच में। ठीक है, फिर सफिक्स, सफिक्सेस को आप लिखते हो राइट साइड में, है ना। सफिक्स मतलब क्या होता है, सफिक्स SU मतलब क्या होता है, SU मतलब सक्सेसर, सक्सेसर मतलब जो बाद में आ रहा हो। और प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है पहले, मतलब प्रीडिसेसर, है ना। प्रीडिसेसर मतलब जो पहले पहले आ चुका हो। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, प्रीफिक्सेस हम वर्ड रूट के पहले लिखते हैं और सफिक्सेस हम वर्ड रूट के बाद में लिखते हैं। इसमें कोई समस्या तो नहीं किसी को। नो सर। अब प्राइमरी, है ना, प्राइमरी मतलब पहले, मतलब पास में, सेकेंडरी मतलब दूर। तो वर्ड रूट के जो पास में आता है उसको प्राइमरी बोला जाता है, और जो वर्ड रूट से दूर लिखा जाता है उनको सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है IUPAC के नाम को लिखने का। क्या इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया। लॉजिक समझना इसलिए जरूरी है ताकि ये स्ट्रक्चर आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस सर। अब देखो IUPAC सिस्टम में हम वर्ड रूट को देखते हैं सबसे पहले, है ना। हम एक एक पार्ट को देखेंगे कि हम ये कैसे लिखते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये पांचों पार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट अपन को क्या बताता है, देखो मिथ इथ वर्ड रूट अपन को ये बताता है कि भाई कितने एटम्स हैं मेन चेन में या पेरेंट चेन में। ठीक है, तो मेन चेन में कितने एटम्स हैं वो अपन को वर्ड रूट बताता है। तो ये तो आपको याद करना है, एक कार्बन मतलब मिथ, दो कार्बन मतलब इथ। ठीक है, इस तरह से ऑक्ट तक, है ना। तो जनरली अपना काम 10 तक हो जाता है, 10 के आगे नहीं कभी आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 तक आप याद रख सकते हो। तो ये हो गए वर्ड रूट्स, है ना। तो वर्ड रूट से अपन को ये पता चलता है कि मेन चेन में कितने एटम्स हैं। ठीक है, कंपाउंड की मेन चेन भी होती है और कंपाउंड की साइड चेन भी होती है। इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि मेन चेन और साइड चेन का क्या मतलब होता है। जैसे ये कोई कंपाउंड है ना। तो अगर जैसे आपने ये इसकी मेन चेन ली है, ठीक है,
तो फिर ये इसकी हो जाएगी साइड चेन। तो मेन चेन ये बताता है कि मतलब वर्ड रूट ये बताता है कि मेन चेन में कितने कंपाउंड्स हैं, सॉरी मेन चेन में कितने कार्बन है। वर्ड रूट साइड चेन के कार्बन्स को इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेन चेन या फिर पेरेंट चेन, राइट। अब देखो, अब अपन आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे, है ना। प्राइमरी सफिक्स अपन कहाँ लिखते हैं, वर्ड रूट के जस्ट राइट साइड में, ठीक है। प्राइमरी मतलब पहले, मतलब वर्ड रूट के पास, और सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद, मतलब वर्ड रूट के राइट में। तो देखो प्राइमरी सफिक्स अपन को क्या बताता है, वो अपन को ये बताता है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड है तो हम प्राइमरी सफिक्स के लिए एन लिख देंगे, जैसे इथेन। तो इथेन मतलब 2 कार्बन है और मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है। अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है तो हम इन लगा देंगे, तो इन से अपन को समझ में जाएगा कि एक डबल बॉन्ड है, जैसे इथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, मतलब इथाइन, राइट। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, है ना। तो प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के जस्ट बाद में लगाते हैं, इथ और फिर आइन, मतलब वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, सही है। अब जैसे 2 डबल बॉन्ड है तो फिर डाई इन हम यूज कर लेंगे सफिक्स के तौर पे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन यूज कर लेंगे। एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो इनाइन, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में कोई डाउट तो नहीं किसी को। सेकेंडरी सफिक्स देखो, सेकेंडरी सफिक्स मतलब सेकेंडरी वर्ड मतलब जो वर्ड रूट से दूर है, और सफिक्स मतलब जो वर्ड रूट के राइट साइड में है, वर्ड रूट के जो बाद में है, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है, टू इंडिकेट द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो अगर मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको इंडिकेट करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे पहली चीज तो अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से हैं, है ना, तभी मॉलिक्यूल में अपन देख के पहचान पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप की टेबल है ना। ये टेबल अपन को याद रखना है, ठीक है। ये टेबल में सारे फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेंगे, जैसे ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सल्फोनिक एसिड है, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसको ईस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे लाइन से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है वो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। तो ये जो टेबल है ये आपको एज इट इज याद रखना है ना। जिस ऑर्डर में ये दी हुई है ना उस ऑर्डर में आपको याद रखना है, क्योंकि होगा क्या, ध्यान से सुनना, कई बार क्या होगा कि 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, है ना। जैसे मान लो कि कंपाउंड में ये भी प्रेजेंट है एक तरफ और दूसरी तरफ ये भी प्रेजेंट है, तो भाई अब दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गए। तो जो सेकेंडरी सफिक्स है वो सिर्फ सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने वीडियो में डिटेल में बताई हैं, है ना। तो सीनियर जो भी, जैसे अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हमको पहले पहचानना पड़ता है कि उनमें से सीनियर कौन है। तो सीनियर हम कैसे पहचानेंगे, वो हम तब पहचान पाएंगे जब हमको ये टेबल इसी ऑर्डर में याद रहेगी, क्योंकि ये टेबल जो है वो फंक्शनल ग्रुप के सीनियोरिटी के ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। तो ये सबसे सीनियर है, फिर ये उससे जूनियर है, ये और जूनियर है। तो जैसे मान लो ये 2 कंपाउंड्स आते हैं एक साथ, है ना, तो हम इसको सीनियर मानते हुए इसका हम क्या यूज कर लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। तो अब देखो सफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका सफिक्स यूज कर लेंगे नाइट्राइल का, ये नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, और बाकी जो एल्डिहाइड है इसका फिर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जिसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने काफी डिटेल में समझाया है वीडियो में, और इसकी मैंने वीडियो में ट्रिक भी बताई है कि इस टेबल को आपको याद कैसे रखना है ना। तो ये आप वीडियो में इसकी ट्रिक देख लेना, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे जो भी जितने भी वीडियोस है ना, जो मैं आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, तो उसमें टाइटल में ही मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन से वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए आप जब टाइटल देखोगे तो आपको समझ में जाएगा कि ये टॉपिक इस वीडियो में कवर्ड है। तो जैसे मान लो आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो मेरे को आता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो फिर वीडियो अगर चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। तो इसको आप लोग डिटेल में देख लेना। तो ये हो गया अपना सेकेंडरी सफिक्स।
फिर होता है देखो प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी मतलब पहले, ठीक है, सॉरी प्राइमरी मतलब पास में, जो वर्ड रूट के पास में लिखते हैं वो होता है प्राइमरी, और प्रीफिक्स मतलब वर्ड रूट के पहले, पहले मतलब वर्ड रूट के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स बहुत सिंपल है, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी साइक्लिक पार्ट है तो साइक्लो यूज होगा, और अगर साइक्लिक पार्ट नहीं है तो साइक्लो नहीं होगा, है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो, एक वर्ड में याद रखो, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो। तो अगर कंपाउंड में साइक्लिक पोर्शन है तो साइक्लो यूज होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हर मॉलिक्यूल में नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, लास्ट स्टेप। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब, सेकेंडरी मतलब जो वर्ड रूट से दूर लिखा हुआ हो, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा हुआ, मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ हो वर्ड रूट के, राइट। तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स किस किस चीज के लिए यूज होता है। मेन चेन, ध्यान से सुनना, मेन चेन के लिए वर्ड रूट हो गया, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब इसके अलावा जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स बच रहे हैं और जितनी भी ब्रांचेस बच रही हैं, उन सब के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है ना। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जितनी भी चीजें बच रही है ना मॉलिक्यूल में, उन सब के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जो अपन लिखते हैं ना कि 2 मिथाइल हेप्टेन, तो उसमें मिथाइल क्या है, मिथाइल इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो ब्रांचेस के लिए यूज होता है, इन शॉर्ट, ठीक है। अब ब्रांचेस कुछ भी हो सकती है, ब्रांचेस जो है वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और वो एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। तो अब जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हेलोजन है तो उसके लिए फ्लोरो यूज करना है, NO2 है उसके लिए नाइट्रो यूज करना है, उसके लिए अपन को ये टेबल याद होना चाहिए, है ना। इसमें एल्काइल ग्रुप्स भी आते हैं, जैसे नॉर्मल R मतलब एल्काइल, CH3 मतलब मिथाइल, राइट। तो इस तरह से हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, तो इस तरह से हमारा जो नेमिंग है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको सर बेसिक लेवल पे। हाँ हाँ पूछो। सर इसको भी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। इसको ऑर्डर में नहीं याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि अभी अपन रूल्स देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के, कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर अब आपको इसलिए याद नहीं रखना क्योंकि जैसे मान लो कि 2 सेकेंडरी प्रीफिक्स आ रहे हैं, मान लो उसमें ब्रोमो भी है कंपाउंड में और उसमें मिथाइल भी है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, तो ब्रोमो का B मिथाइल के M के पहले आता है, ठीक है। तो आप किस ऑर्डर में लिखोगे, ब्रोमो मिथाइल, है ना। तो ये बात समझ में आई ना, ये अपन को इसलिए याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पर अपन वो वाला काम नहीं कर रहे जो काम अपन सेकेंडरी सफिक्स में कर रहे थे ना। सेकेंडरी सफिक्स के लिए, सेकेंडरी सफिक्स में प्रॉब्लम ये कि वो सिर्फ एक चीज के लिए यूज होता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो उसलिए वो एक चीज अपन को पहचाननी पड़ती कि वो एक चीज है कौन सी। तो इसलिए अपन को सीनियोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ता है कि भाई हम किसको प्रायोरिटी दे, किसको हम प्राथमिकता दे। सेकेंडरी प्रीफिक्स के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये आप 10 चीज के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर 10 ब्रांचेस हैं तो 10 ब्रांचेस के लिए हम 10 के प्रीफिक्सेस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसमें सीनियोरिटी की, जब हमको इसमें चूज ही नहीं करना कि हमको एक कौन सा लेना है, तो फिर हम इसमें ऑर्डर क्यों याद रखें। लॉजिक समझ में आया, यस सर। है ना। तो ये चीज है, बाकी इन सब चीजों को डिटेल में अपन ने डील किया है वीडियो में, तो वो आप देख लेना। एक आधा एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, है ना। तो देखो इसमें इसमें जो मेन चेन है वो ये 6 कार्बन की होगी, ठीक है। तो देखो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स, है ना। वर्ड रूट क्या हो गया, हेक्स। हेक्स मतलब 6 कार्बन, वर्ड रूट यही बताता है। अब जो कार्बन की मेन चेन है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, तो हमने देखा कि भाई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो नॉर्मल एन आएगा। तो ये जो एन लिखा हुआ है, एन, ये है, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स, तो उसके लिए देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, हमने देखा इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है। तो जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हम टेबल में जाएंगे, हम इसका सफिक्स देखेंगे, सफिक्स हमको देखेगा ऑल। तो ये देखो ये हमने लिख दिया सेकेंडरी सफिक्स,
ये यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका? ऑल। अब अपन आते हैं वर्ड रूट के लेफ्ट साइड में। तो वर्ड रूट के लेफ्ट में क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। वो तब आता है जब अपना कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। तो अपना कंपाउंड साइक्लिक है, तो इसलिए यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज किया गया है, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है नाम का, जैसा आपको दिख रहा है। और वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी ब्रांचेज है या मॉलिक्यूल में अब जो जो चीजें बच गई हैं वो सब आप इसमें लिखने वाले हो। तो ये वाला पोर्शन मॉलिक्यूल का सबसे लंबा होता है जनरली। तो यहाँ पे अब देखो क्या क्या बच गया। 6 कार्बन अपन ने देख लिए थे पहले ही, और OH का भी नाम अपन ने लिख लिया है। तो अब बच रहा है ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच नीचे की। तो इस ब्रांच का नाम लिखा, इस ब्रांच का नाम क्या आएगा? 1 कार्बन है तो मिथाइल, है ना। तो ये मिथाइल हो गया। अब ये वाला जो ग्रुप है CH3CH3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, राइट। क्योंकि ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा? ये पहला कार्बन होगा। पहले कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये आइसो हो गया, है ना। मिथाइल अटैच्ड ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन, आइसो। और क्योंकि टोटल 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल। तो ये 2 ब्रांचेस हो गई। मिथाइल का अपन ने नाम अलग लिख लिया, आइसोप्रोपाइल का अलग लिख लिया। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का ये रूल है। तो आई जो है वो एम के पहले आता है, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल को मिथाइल के पहले लिखा गया है। नंबरिंग की हम अभी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नंबरिंग अभी हमने समझा नहीं है। स्ट्रक्चर समझ में आया नाम का? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे देखो। तो ये तो चलो, ये अपन को एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे टफ पार्ट होता है। ये सब पार्ट तो आसान है क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, तो ये तो आप याद रख ही लोगे, रख ही सकते हो। मेन पार्ट ये होता है कि आपको मेन चेन पहली चीज तो सिलेक्ट करना कि कौन सी चेन मेन चेन बनेगी, क्योंकि मेन चेन के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अपने पास रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं अपने पास टफ क्वेश्चंस में। तो मेन चेन को सिलेक्ट करना पहले टफ चीज। और दूसरी चीज, आपने जब मेन चेन सिलेक्ट कर ली तो उसकी नंबरिंग हम कैसे करें? क्या हम उसकी नंबरिंग, मतलब मेन चेन के 2 हिस्से होते हैं, है ना। मतलब कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक चेन है, तो उसके 2 हिस्से होंगे, एक लेफ्ट वाला हिस्सा होगा, एक राइट वाला हिस्सा होगा। तो आपको लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करना है या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना है, ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है। एक बार जब आपने ये दोनों काम सही से कर लिया, बस उसके बाद कुछ नहीं बचता। उसके बाद बस आपको नाम जो है वो, आप स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ ही लिया है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर अपन को उसका नाम जमाना है। ठीक है। जो मेन दिमाग लगता है अपना, वो मेन चेन सिलेक्ट करने में लगता है और फिर उसकी उसकी नंबरिंग करने में लगता है। ठीक है। तो अब देखो, ये जो मेन चेन सिलेक्शन है ना, इसकी हमने एक ट्रिक बना रखी है जो पूरे चैप्टर में अप्लाई हो जाती है एज इट इज। ठीक है। जो आपको वीडियो में भी देखने के को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है ना, जो अभी अपन लिखने वाले हैं। समराइज्ड चेन सिलेक्शन। समराइज्ड चेन सिलेक्शन का क्या मतलब है कि चेन सिलेक्शन के जो रूल हैं, ये अपन ने उसकी समरी बना रखी है। मतलब ये जो चेन सिलेक्शन के रूल है, ये सारे कंपाउंड्स में लाइन से एप्लीकेबल हो जाएंगे थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है। तो इसमें देखो, अपन सबसे पहले चेन सिलेक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना। फिर हम देखते हैं मैक्सिमम अनसैचुरेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई साइक्लिक, इस पे मैं भी एग्जांपल समझाऊंगा तो ये समझ में आएगा, है ना। तो अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, साइक्लिक और एसाइक्लिक में से हम किसको सिलेक्ट करें। उसके बाद हम देखते हैं लेंथ, है ना। लेंथ के बाद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, या फिर मैक्सिमम ब्रांचेस,
ठीक है, फिर होता है लोवेस्ट लोकेंट्स, और लास्टली होता है अल्फाबेटाइजेशन, राइट। तो एक सेकेंड, तो जब आप मेन चेन को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको उसके लिए ये चीज याद होना चाहिए। इसमें से ये जो रूल्स हैं ये मैंडेटरी होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन है मैंडेटरी, है ना, मैंडेटरी। तो मैंडेटरी वर्ड का मतलब क्या है कि आपको यहां तक इतना तो चेक करना ही है। अब इसके आगे आप चेक करो कि नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, जो कि अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी एग्जांपल थोड़े बता दूंगा। तो एक तो अपन को मेन चेन सिलेक्शन में ये वाला पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा पॉइंट कौन सा ध्यान रखना पड़ता है हमें, कि हम जो है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी या सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम देते हैं एरोमेटिक को। अगर कम एरोमेटिसिटी है तो एरोमेटिक वाला पोर्शन मेन चेन होगा। अगर एरोमेटिक नहीं है, कोई साइक्लिक पोर्शन है, तो साइक्लिक पोर्शन एलिसाइक्लिक और साइक्लिक एक ही बात होती है। एलिसाइक्लिक मतलब होता है साइक्लिक, ये पोर्शन मेन, ये पार्ट मेन चेन होगा, और साइक्लिक भी फिर नहीं है कंपाउंड, तो फिर जो एलिफेटिक वाला पोर्शन है वो मेन चेन होगा, है ना। एलिफेटिक मतलब नॉन साइक्लिक पोर्शन। तो अब वो तो लॉजिकल सी बात है, अगर एरोमेटिक और साइक्लिक पोर्शन मेन चेन नहीं है तो जो बचा हुआ है, बचेगा क्या, नॉन साइक्लिक ही तो बचेगा, तो वो तो मेन चेन हो गए। तो इसलिए ये जो लास्ट वाला फैक्टर है, ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मेन दो बातें हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इस पे इसके करस्पॉन्डिंग देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। जैसे जैसे यहाँ पे इन्होंने मेन चेन सिलेक्शन की बात की है, कौन सा कंपाउंड हम ले लें, जैसे मान लो हम ये वाला ले लेते हैं जो इनने यहाँ पे बनाया है ना। अब ध्यान देना कि आप मेन चेन किस किस को ले सकते हो, है ना। कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान देना मेरे, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या इस कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो उस फैक्टर से अपन नहीं डिसाइड कर सकते। अगले फैक्टर पे आओ, अगला फैक्टर अपन ने क्या लिखा था, मैक्सिमम अनसैचुरेशन। क्या इसमें कहीं अनसैचुरेशन है, रुको मैं इसको पूरा बना ही देता हूँ यार। ये कितने कार्बन है इसमें, 9 कार्बन है, चौथे कार्बन से इथाइल है, और फिर छठवें से मिथाइल है। 2 सेकेंड रुको, 9 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4, चौथे से इथाइल है 2 कार्बन, और फिर छठवें से मिथाइल है। देखो इस कंपाउंड की बात हो रही है, हमको पहले तो मेन चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मेन चेन के लिए देखो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। मतलब पहले हम रूल फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या इस कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। अनसैचुरेशन चेक करो है क्या, नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट में कोई डाउट इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो वो वाला पार्ट इसमें है ही नहीं। एसाइक्लिक पार्ट है ही नहीं, सॉरी, साइक्लिक पार्ट तो इसमें है ही नहीं, तो एसाइक्लिक पार्ट ही मेन चेन होगा। यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट था, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, कि साइक्लिक और एसाइक्लिक में आप कैसे डिसाइड करते हो। एक सेकेंड, हाँ। तो साइक्लिक और एसाइक्लिक में आप लोग कैसे डिसाइड करते हो, नंबर ऑफ नॉन एल्काइल ब्रांचेस हम देखते हैं। ये बस मैं भी लिख दे रहा हूँ, जब एग्जांपल आएगा तो तब मैं समझा दूंगा, तब ज्यादा अच्छे समझ में जाएगा। नंबर ऑफ नॉन एल्काइल ब्रांचेस देखते हैं, अगर इससे नहीं डिसाइड हो रहा तो फिर हम देखते हैं लेंथ, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो चलो इतने से तो कोई डिसीजन अपना आया नहीं।
अब आप देखोगे लेंथ, तो आपको सबसे लंबी चेन कौन सी मिल रही है, ठीक है। तो जब आप सीधी सीधी चेन लोगे तो आपको 9 कार्बन की चेन मिलेगी, है ना। अगर आप ये वाली चेन लेते हो, ध्यान से मेरा पॉइंटर देखना, अगर आप ये वाली चेन लेते हो तो यहाँ पर आपको 8 कार्बन की चेन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर 2 ही कार्बन है। तो अगर ये वाला पोर्शन मेन चेन का पार्ट होता है तो मेन चेन में 8 ही कार्बन आएंगे, सही कह रहा हूँ क्या। और अगर ये पूरा मेन चेन लेते हो तो मेन चेन में 9 कार्बन आएंगे। तो आपको सबसे लंबी चेन देखना है, आपको लेंथ को देखना है, तो सबसे लंबी चेन कौन सी मिलेगी, 9 कार्बन की। तो फिर हम इसलिए किसको मेन चेन ले लेंगे, इसको, जो सीधी सीधी आपको दिख रही है। तो हमारी मेन चेन डिसाइड हो गई, है ना। अब जब अपनी मेन चेन यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है लेंथ के हिसाब से, तो अब हमें आगे के फैक्टर्स देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको। यस सर। इस तरह से हम इस रूल को अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे ही हमें मेन चेन पता चल जाती है तो फिर हम उस फैक्टर के आगे के फैक्टर्स जो है उनको देखना बंद कर देते हैं। जब तक हमको मेन चेन नहीं मिलती तब तक हम उसको देखते जाते हैं, है ना। मतलब ये वैसा है, पेनाल्टी शूटआउट, जो पेनाल्टी शूटआउट तो गलत बोल दिया, जो शायद फुटबॉल में एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, कि जब जो टीम पहला गोल कर देगी तब मैच खत्म हो जाएगा, वो टीम जीत जाएगी, वैसा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही अपन को अपना डिसीजन मिल गया, अपना काम हो गया, तो अपन आगे के फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब तो मेन चेन अपनी सिलेक्ट हो गई, ये अपनी मेन चेन है। अब दूसरा सवाल उठता है नंबरिंग का, कि भाई किस तरह से नंबरिंग करें, लेफ्ट से करें कि राइट से नंबरिंग करें। उसके लिए भी दूसरे सेट ऑफ रूल्स हैं, समराइज्ड रूल्स, समराइज्ड नंबरिंग रूल्स, है ना, नंबरिंग रूल्स। तो समराइज्ड नंबरिंग रूल्स में क्या है, देखो, जब आपको नंबरिंग करना है तो आपको प्राथमिकता, प्रायोरिटी किस ऑर्डर में देना है चीजों को, वो ये है। सबसे पहले आप देखोगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अगर ये बात सही सेटिस्फाई, अगर इससे डिसाइड नहीं हो पा रहा तो फिर आप अगले पॉइंट पे जाओगे, जो है लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, है ना। अनसैचुरेटेड पोजीशन मतलब वैसी पोजीशन जिस पर अनसैचुरेशन है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब अगर दोनों तरफ से अनसैचुरेटेड पोजीशन सेम आ रही है तो फिर आप डबल बॉन्ड को ज्यादा प्राथमिकता दोगे, प्रायोरिटी दोगे, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। अगर ये फैक्टर भी ठीक है, अगर मतलब इससे भी डिसाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है लोएस्ट लोकेंट्स, है ना। मतलब लोकेंट मतलब होता है ब्रांचेस की लोकेशंस, वो कम होना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट्स। जब एग्जांपल आएगा तो मैं समझाऊंगा। लोएस्ट लोकेंट्स के बाद लास्टली हम देखते हैं क्या, अल्फाबेटाइजेशन, है ना, अल्फाबेटाइजेशन। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम कंपाउंड की नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो, अब मेन चेन डिसाइड हो गई, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग के लिए चेक करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्या मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। अगला रूल, लोएस्ट अनसैचुरेटेड पोजीशन, क्या कोई अनसैचुरेशन है, नहीं है। डबल बॉन्ड है, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। लोएस्ट लोकेंट्स, लोएस्ट लोकेंट्स मतलब क्या होता है, देखो, लोकेंट्स मतलब होता है ब्रांचेस की लोकेशंस, है ना। लोकेंट मतलब होता है ब्रांचेस की लोकेशंस। तो ब्रांचेस कौन कौन सी है, एक तो ये ब्रांच है, दूसरी ब्रांच ये है ना। ध्यान से सुनना, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6, तो जो ब्रांचेस है वो चौथे और छठे नंबर पे आ रही है। वही अगर आप राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, 4, पहली ब्रांच 4 पे और दूसरी ब्रांच आ रही है फिर 6 पे। जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करोगे तो भी ब्रांचेस 4, 6, 4 और 6 पे आ रही है। तो दोनों ही साइड से जो ब्रांचेस है वो 4, 6, 4, 6 पे आ रही है, तो इसका मतलब अपन यहाँ से भी नहीं डिसाइड कर सकते। अगर ऐसा हो रहा होता कि यहाँ से 4, 6 पे आ रही है
और यहाँ से 4 7 पे आ रही है, तो फिर अपन इसको प्रायोरिटी दे देते क्योंकि यहाँ से नंबर्स हमको कम मिल रहे हैं। ठीक है, अब नंबर को भी प्रायोरिटी देने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप पहला पहला नंबर कंपेयर करो, है ना, जैसे ये 4 और 4, पहला पहला नंबर कंपेयर करो, पहले नंबर से अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो फिर दूसरा दूसरा नंबर कंपेयर करो, तो 6 और 6। अब दोनों ही नंबर सेम है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा होता 4 6 और यहाँ पे लिखा होता 3 6, तो हम इसको मेन चेन ले लेते, सॉरी मतलब इसको हम सिलेक्ट कर लेते। अगर यहाँ पे लिखा है जैसे 4 6 और यहाँ पे लिखा होता 4 7, तो हम 4 6 को सिलेक्ट कर लेते। मतलब बेसिकली हमको, आप तो ऐसे समझ लो आसान भाषा में, लोएस्ट लोकेंट्स में अपन को सबसे छोटा नंबर देखना होता है। नंबर हम कैसे देखेंगे, सारे नंबर्स को जोड़, मतलब सारे नंबर्स को जोड़ दो। जैसे 4 6 है, 4,6 इसको आप पढ़ो 46, ये 4 6 है, इसको भी पढ़ो 46, 46 46 सेम है ना, तो अपन इससे डिसाइड नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे ये 3 6 होता है ना, 3,6, तो 3,6 को कैसे अपन पढ़ते 36, 36 46 से कम छोटा होता है, तो फिर हम 36 को प्रायोरिटी देते और हम इधर से नंबरिंग करते। क्या ये लोएस्ट लोकेंट्स वाला पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर दोनों ही नंबर एकदम ही सेम है, 46 46 46 46, तो अपन इससे इस फैक्टर से भी अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो अपन जाएंगे लास्ट फैक्टर पे जो कि है अल्फाबेटाइजेशन। अब अल्फाबेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो ब्रांचेज हैं उसका लिखो आप नाम, क्योंकि जब आप अल्फाबेट की बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि नाम में ही अल्फाबेट्स होते हैं। तो आप लिखोगे नाम, इसका नाम क्या है, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन की ब्रांच है ये, सही कह रहा हूँ क्या? यस। इथाइल। और इसका क्या नाम क्या आएगा, 1 कार्बन की ब्रांच है ये, तो मिथाइल। मिथाइल, है ना। तो बस अब तो क्या बचा, देखो अल्फाबेट्स देख लो भाई, इथाइल का ई, मिथाइल का एम। ई जो है वो एम के पहले आता है, ध्यान से सुनना, ई एम के पहले आता है, इसका मतलब नंबरिंग में इथाइल को मिथाइल के ऊपर प्राथमिकता या प्रायोरिटी मिलना चाहिए। इसका मतलब नंबरिंग ऐसे होना चाहिए कि इथाइल को कम नंबर मिले। तो जब आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करोगे तो इथाइल को मिलेगा चौथा नंबर, जब आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो इथाइल को मिलेगा छठवां नंबर। तो इथाइल को कम नंबर या इथाइल को प्रायोरिटी या प्राथमिकता लेफ्ट टू राइट नंबरिंग से हो रही है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट टू लेफ्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इसको हमने किया सिलेक्ट, इसको किया हमने रिजेक्ट, तो ये हमारी फाइनल नंबरिंग है, इसको अब हम हटा देंगे, है ना। तो हमारा दोनों काम हो गया, हमारी मेन चेन सिलेक्ट हो गई, हमारा नंबरिंग हो गया। अब हम इसका नाम लिख देंगे। तो नाम लिखने के लिए वही स्ट्रक्चर, बेसिक वर्ड रूट, 9 कार्बन है, 9 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, नॉन, NON, है ना। 9 कार्बन मतलब नॉन, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल है तो एन, है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसमें, तो सफिक्स तो कुछ आएगा नहीं। प्रीफिक्स आएगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए क्या कोई साइक्लिक है, साइक्लिक पोर्शन है इसमें नहीं है, तो साइक्लो अपन यूज नहीं करेंगे। अब लास्टली बच रहा है प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए 2 ब्रांचेस है जिनको हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 2 ब्रांचेस कौन कौन सी है, इथाइल, तो इथाइल को लिखो पहले और मिथाइल को लिखो बाद में, ये दोनों हमने लिख लिया। अब दिक्कत है कि भाई इनकी नंबरिंग भी तो इंडिकेट करना पड़ेगा ना कि कौन से नंबर पे आ रहे हैं ये, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा इथाइल कहाँ पर है मिथाइल कहाँ पर है। तो इथाइल है 4th पे, तो हमने इसके सामने नंबर लिख दिया 4, और मिथाइल कहाँ पे है 6th पे, तो हमने इसके सामने लिख दिया 6। ये हो गया इसका नाम, 4 इथाइल 6 मिथाइल 9 नेन। क्या ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। अब आप मतलब हम दोनों चीजें कर सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। स्ट्रक्चर दिया हो तो हम नाम भी लिख सकते हैं, या नाम दिया हो तो हम उससे उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बोथ वेज इज पॉसिबल। सही बात है ना? यस सर। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर से, एक्सक्यूज मी, स्ट्रक्चर से नाम लिखना ज्यादा मुश्किल है, नाम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर से नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब अपन इसके और एग्जांपल्स अगली क्लास में देखेंगे, है ना, उसमें थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं आपको इसका IUPAC का प्लेलिस्ट शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, तो आप लोग अपने लेवल पे भी देखना चालू कर सकते हो जैसे जैसे टाइम मिले, है ना। बाकी अपन इसके आगे फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और रिकॉर्डिंग में जहाँ पे अपलोड करूंगा उसका भी लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा करीबन 2 घंटे के बाद, है ना, 2 से 2.5 घंटे के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय टिल देन।